हेलो, मैं सचिन राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस महाविद्यालय की तरफ से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस का एक अच्छा सा टॉपिक, कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। आज का टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो चर्चा करते हैं क्या होती हैं अवस्थाएं। ये पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है आपका ठोस, फिर होता है आपका द्रव और होता है आपका गैस। खासियत इनमें कुछ अपनी होती हैं। जैसे मैंने लिखा ठोस। ठोस की कुछ प्रायोरिटीज़ रहती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? जिसमें अणु अत्यधिक पास पास होते हैं वो आपके ठोस कहलाते हैं। जैसे कोई एक पॉट है, कोई एक ठोस वस्तु है, इसमें जब अणु आप देखेंगे तो बहुत पास पास आपको देखने को मिलेंगे। तो यही इसकी खासियत है कि जिनके अणु अत्यधिक पास होते हैं वो आपके ठोस कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए द्रव क्या होता है। मैंने बताया द्रव के भी अणु पास पास होते हैं, लेकिन ठोस से कुछ दूर और गैस से अधिक पास। कह सकते हैं हम कि द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो वे द्रव कहलाते हैं। फिर बात करते हैं, आप पूछोगे गैस को हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा आपका होता है, हवा में कई सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी कई सारी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन होती है। तो ये गैस में दिखाई नहीं देती हमें, लेकिन हवा जब चलती है तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो गैस के लिए क्या होता है कि गैस के अणु अत्यधिक दूर दूर होते हैं, जिनको किसी बर्तन में रखा जाता है वह उसका आयतन घेर लेते हैं। ये गैस का है। जैसे आपने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर में क्या होता है कि गैस भरी होती है, लेकिन वो जैसे ही उसमें बर्तन में जाते हैं तो उसमें फैल जाते हैं और अपना आयतन घेर लेते हैं। ये खासियत होती है गैस की। अब आप लोग कहेंगे ये तो बहुत सरल टॉपिक है। भाई इसमें सरल टॉपिक तो है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछता है। जैसे मैंने आरेख द्वारा आपको बताए हुए हैं कि ठोस, ये रहा आपका ठोस, ये रहा आपका द्रव और ये रहा आपका गैस। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि द्रव का ठोस में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। आपने कहा कि पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाया, बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इससे कैसे आपसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, या ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मस्ट है, एग्जाम में जरूर आएगा कि ठोस का यदि आपका द्रव में बदल लेगा, ये मैंने एरो भी लगा दिया है, तो वो आपका गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलनांक, या कभी कभी दे देता है पिघलना। ठीक। फिर कहता है कि चलो ठीक है, आपने बता दिया सर कि ठोस यदि द्रव में बदलेगा तो गलनांक होगा, क्योंकि बर्फ जब पिघलती है तो लिक्विड फॉर्म में आती है, तो वो आपका द्रव फॉर्म हो गया। फिर मैंने कहा कि द्रव का ठोस में बदलना, द्रव ठोस में कैसे बदलेगा, उस प्रक्रिया को कहते हैं हिमांक या हिमीकरण। क्या कहते हैं? हिमांक या हिमीकरण। हिमीकरण से संबंध देखिए, जब किसी जल के टेम्परेचर को ठंडा किया जाता है, उसके टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में जब किसी ठंडे प्रदेश में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका पानी जो होता है वो बर्फ़ की फॉर्म में जम जाता है। या आप फ्रिज देखते हैं, अपने यहाँ पर फ्रिज होता है या जो फ्रीज़र होता है, उसमें जो पानी या फ्रीज़र में रखते हैं वो आपका किस फॉर्म में हो जाता है? ठोस की फॉर्म में। तो ये प्रक्रिया पूछता है आपसे। एक्चुअली ये प्रक्रिया होती क्या है? यही प्रक्रिया आपकी हिमीकरण कहलाती है, हिमांक कहलाती है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं कि चलो आपने बता दिया सर द्रव का ठोस से क्या रिलेशन है, ठोस का द्रव से क्या रिलेशन। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि माना कि किसी द्रव को यदि हम गैस अवस्था में परिवर्तित करेंगे, द्रव को किसी गैस अवस्था में जब परिवर्तित करते हैं तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे किसी जल को हीट देने पर वह वाष्प अवस्था में बदल जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? गैस फॉर्म कहलाता है, वही आपका क्वथनांक होता है। आगे मैं बात करूं कि गैस का द्रव में बदलना,
जब किसी गैस को द्रव में बदला जाता है तो वो प्रक्रिया आपकी संघनन या सघन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप सुबह सो के उठते हैं तो ओस की बूंदें आपको देखने को मिलती हैं। क्या आपने देखा था रात में कहीं बारिश हुई? नहीं हुई। ये सब तब संभव होता है जब आपका टेम्परेचर डाउन होता है, जिससे गैसें क्या करती हैं, संघनन करके द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर? चलिए भाई आगे देखते हैं। आपने बताया कि सर द्रव पता चल गया, गैस पता चल गया, ठोस पता चल गया। अब देखो क्या होता है ठोस जब गैस में बदलता है। आप कहोगे कैसा सवाल, ठोस गैस में बदलता है? देखो ठोस भी गैस में बदल जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बताऊंगा ऊर्ध्वपातन क्या होता है। फिर यदि गैस डायरेक्टली ठोस फॉर्म में बदल जाए तो वह उसका क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। देखो बात समझ में आई होगी कि ऊर्ध्वपातन, मैंने ये लिख रखा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जैसे ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं आयोडीन, कपूर, कैल्शियम ब्रोमाइड, ये आपके सीधे सीधे उदाहरण हैं ऊर्ध्वपातन के। जब भी आपका आयोडीन नमक गर्म किया जाता है या जल में नमक होता है, आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, जब जल को गर्म करते हैं तो वो आपको बर्फ फॉर्म में नहीं मिलता, सीधा आपका गैसीय रूप में मिलता है। ठीक है, यही आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर किसी कपूर को पूजा पाठ करते हैं हम लोग, देखा होगा कपूर को जब जलाते हैं तो उसमें से लिक्विड नहीं निकलता है, उसमें से सीधा सीधा आपको गैस देखने को मिलती है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऊर्ध्वपातन। क्लियर? एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो द्रव में बदल जाता है, गैस में भी बदल जाएगा, जैसे आपका ऊर्ध्वपातन हो गया। लेकिन द्रव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यही क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ देगा, आपसे कहेगा कि जब किसी द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया या द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह ठोस पदार्थ का क्या कहलाएगा, हिमीकरण कहलाएगा या हिमांक कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। लिक्विड की बात करें, द्रव की बात कर रहे थे, इतना तो आपको पता चल गया। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्लाज्मा एक प्रकार का आपका लिक्विड है, द्रव होता है। ठीक है, आपको पता है द्रव होता है। प्लाज्मा में क्या होता है कि अणु जो हैं वो थोड़े से पास होते हैं, अपेक्षाकृत किससे कम, ठोस से। तो इनके माना कि ये आपका एक प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में क्या होता है कि ये जो इनके अणु होते हैं ये विद्युत का एब्जॉर्बेशन कर लेते हैं, बाष्प को एकत्रित कर लेते हैं, ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब हम ऊर्जा को एकत्रित करेंगे तो इसके कुछ मैं उदाहरण आपको बताता हूँ प्लाज्मा का। जैसे आप तारे देखते हैं, आकाश में जो तारे होते हैं उन तारों में पाया जाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में चमक किस कारण होती है, तारों में चमक किस कारण होती है, प्लाज्मा के कारण। क्योंकि ये विद्युत को एब्जॉर्बेशन कर लेता है, एनर्जी क्रिएट कर लेता है अपने अंदर, जिस कारण से हमें तारे आपके टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी अवस्थाएं पूरी होगी, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।